हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं, हम लूसेंट ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें आजकल हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, जिसमें हमने यूरोप कॉन्टिनेंट देख लिया है, एशिया देख लिया है, यानी कि हमने एशिया कॉन्टिनेंट सबसे पहले देखा, उसके बाद हमने यूरोप को भी देख लिया और इसके साथ हमने कौन सा देख लिया है, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स देखने वाले हैं, तो आज हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आज हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। कंप्लीट लूसेंट जो बुक है जीके की, उसको आप पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा। कंप्लीट लूसेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल हम ही हैं जो कंप्लीट लूसेंट करा रहे हैं, और वो भी पूरा जो अभी हाल में जो नई बुक आई है 17th एडिशन की जो बुक आई है 2024 की, वो बुक कंप्लीट कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुक है ये मार्च 2024 तक अपडेटेड है, यानी कि मार्च 2024 तक जो भी कुछ नई चीज़ें रही हैं सब आपको इस बुक में अपडेट करके मिला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेंगे अपना सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें कुछ फेमस जो कंट्रीज़ हैं उसमें केवल आपको 3 ही कंट्री मिलेगी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा तो कनाडा ही है, और कनाडा के बाद हम देखेंगे कौन है, तो कनाडा के बाद यूएस मिल जाएगा, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका भी इसको कहा जाता है। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है मैक्सिको। उसके बाद कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लगभग 11-12 कंट्रीज़ हैं, जैसे ये सारी जो कंट्रीज़ आप देख रहे हैं ये सब छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं इसी में। तो सबसे पहले हम कनाडा को देखते हैं, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सब आइलैंड्स वगैरह हैं, ये सब जो है ये आइलैंड है। और सब इसमें अगर हम देखना चाहें तो जो आपको ये सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है, ये वाला आइलैंड, इसको हम किस नाम से जानते हैं बताते चलते हैं। थोड़ा मतलब कि एक दो चीज़ें बता दें, जैसे कि ये जो है ये कौन सा आइलैंड है, तो ये है हमारा विक्टोरिया आइलैंड। क्या पता कल को पूछ ले कि विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे है, तो अगर नहीं पता रहेगा तो लगेगा कि लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है, तो हो सकता है विक्टोरिया आइलैंड भी जो है कहाँ पर हो, यहाँ मतलब कि अफ्रीका में। तो ये कनाडा का क्षेत्र है विक्टोरिया आइलैंड, पहला है ये विक्टोरिया आइलैंड। और दूसरा इसके जस्ट ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है बैंक आइलैंड, ये दूसरा है। जबकि इसके जस्ट ऊपर एक और आइलैंड आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये कौन सा है, ये एलिजाबेथ आइलैंड है, एलिजाबेथ आइलैंड इसका नाम आपको मिल जाएगा। और भी हैं छोटे छोटे, जैसे एलिसमियर हो गया, डेवन आइलैंड हो गया। तो इसके नीचे यहाँ पे आपको बैफिन आइलैंड मिल जाएगा, और ये देखिए काफ़ी बड़ा आइलैंड भी है बैफिन आइलैंड। और ये जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं इसको भी जान लीजिए, तो ये क्या है, ये है आपका मतलब कि हडसन की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं, इसका जो नाम है ये है हडसन की खाड़ी, हडसन बे, ये हडसन बे है। तो कुछ आइलैंड्स देखे, जैसे हमने देख लिया ये सारे आइलैंड्स, और आगे देख लेते हैं। ये जो आप ये वाला रीजन देख रहे हैं ये यूएस का रीजन है, इसका नाम है अलास्का। पहले ये रसिया का था, लेकिन अभी वर्तमान में ये यूएस का हिस्सा है। और इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मतलब कि क्षेत्र है जो यद्यपि कि अमेरिका का है लेकिन वो अमेरिका से बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो ये हो जाएगा आपका अलास्का। ये जो रीजन है ये वाला रीजन हो जाएगा यूएस का। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे कि कनाडा में ही सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कनाडा की लेक्स के बारे में। तो जो लेक्स हैं कनाडा की, सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये जो लेक आपको दिख रही है, जो ब्लू कलर का आइकन है, ये लेक्स हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेट बियर लेक, इस लेक का नाम है। अगर हम नीचे आएंगे तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक इसका नाम है। और इसके नीचे जो ये वाला जो आइकन देख रहे हैं, आइकन दैट मीन्स ये भी लेक है।
इसका नाम है अथावस्का लेक, अथावस्का लेक। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो इसका नाम है रेंडियर लेक, रेंडियर लेक। और इसके भी नीचे जब आप आएंगे तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेक विनीपेग। तो ये लेक विनीपेग है। तो ये जो 4-5 झीलें आप देख रहे हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। ये पांचों झीलों का मतलब कि आ सकता है ना कि नॉर्थ टू साउथ सेट करिए या फिर साउथ टू नॉर्थ सेट करिए। तो नॉर्थ टू साउथ हम देखते हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, मतलब अथावास्का लेक, रेंडियर लेक और विनीपेग लेक। तो ये तो हो गई कनाडा की जो लेक्स हैं वो। अब हम देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा ज़रूर, पढ़ा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा कि ये जो 5 झीलें हैं जिनके बारे में बहुत ही मतलब फेमस झीलें हैं, इन्हें मतलब जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी लेक है, केवल नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है इसका नाम क्या है, ये है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। इसका जो नाम है वो है लेक सुपीरियर। आगे हम देखेंगे दूसरी जो दिख रही है आपको, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिशिगन। तो ये है हमारी मिशिगन। और इसके साथ जो तीसरी आप देख रहे हैं, तीसरी है ह्यूरॉन, ये है ह्यूरॉन। जबकि जो चौथी है हमारी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईरी। और 5वीं जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओंटारियो, ओंटारियो लेक। तो ये 5 झीलें हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो लेक है वो है लेक सुपीरियर। और ये कहाँ पे है, तो ये आप देखिए कि कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है। आगे अगर देखें तो ये जो मिशिगन है, लेक मिशिगन, मतलब ये जो 4 झीलें हैं वो तो आपको कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर मिल जाएगी, लेकिन जो लेक मिशिगन है ये आपको केवल और केवल यूएस में मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं ये जो लेक ह्यूरॉन है, ये इसको भी हमने देख लिया, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। इसको भी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू जो है ईस्ट सेट करने के लिए आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम ईस्ट से वेस्ट साइड चलेंगे तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सी मिल जाएगी, सबसे पहले आपको सुपीरियर मिलेगी, उसके बाद आपको मिशिगन मिल जाएगी, और उसके बाद अगर हम देखें तो ह्यूरॉन मिलेगी, देन ईरी, देन ओंटारियो। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हमसे ये पूछ ले कि ये जो फेमस लेक्स हैं इनके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अगर हम सुपीरियर की बात करेंगे तो सुपीरियर के तट पे कौन सा शहर आपको मिल जाएगा, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। तो सुपीरियर के तट पे आपको मिलेगा डुलुथ नामक शहर, डुलुथ नामक जो शहर है ये सुपीरियर के तट पे है। और जो मिशिगन है, लेक मिशिगन, इसके तट पे आपको मिलेगा शिकागो शहर, शिकागो शहर। और ये जो शिकागो शहर है यूएस का, ये आयरन के लिए काफ़ी फेमस है, आयरन के लिए। आगे हम अगर देखें जो हमारा ह्यूरॉन है, ये यहाँ पे कौन सा शहर बसा हुआ है इसके तट पे, तो सडबरी नामक शहर आपको ह्यूरॉन मतलब लेक के तट पर बस मिल जाएगा। और ये निकल के लिए फेमस है, निकल के लिए फेमस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है निकल के मामले में। अगर आगे देखें जो ईरी है, ईरी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ईरी के तट पर है डेट्रॉयट। जो डेट्रॉयट है ये ईरी के तट पर है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और अगर हम देखें जो ओंटारियो है, तो ओंटारियो के जो तट है इस पे कौन सा शहर है, इसका नाम है किंगस्टन। तो किंगस्टन नामक जो शहर है वो ओंटारियो के तट पर है। और अगर हम देखें तो यहाँ से मतलब कि एक रेल इंजन कारखाना है यहाँ पे, कहाँ पे, कनाडा में, ईरी जो लेक है इसके तट पर कनाडा में एक रेल इंजन कारखाना है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है आपका कि जो सुपीरियर लेक है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। अगर हमसे ये पूछ ले कि एक नहर है जिसका नाम है शू नहर, तो हमें जानना चाहिए जो शू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य बनाई गई है। तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य कौन सी लेक है, तो ये है हमारा सुपीरियर, लेक नहीं दरअसल कैनाल बनाई गई है, और ये है ह्यूरॉन। तो इनके मध्य में एक कैनाल बनाई गई है, कैनाल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा शू नहर या शू कैनाल। तो शू नहर पूछा जा सकता है किन के मध्य है, तो ये लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन के मध्य में है शू नहर।
तो ये तो रही इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक और बात है जो हमें जानना चाहिए और उत्तर प्रदेश PCS 2023 में पूछा गया था। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर है ये कनाडा और US की हो गई, ठीक है। अगर US से नीचे आएंगे तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये कौन सा रीजन है, तो ये मैक्सिको का रीजन है और इसके मध्य ये बॉर्डर है। तो आपसे पिछली बार आपसे मतलब जो भी लोग दिए थे एग्ज़ाम, सबसे पूछा गया था कि एक रिवर है जो कि मुहाना दैट मीन्स बॉर्डर बनाती है किनके मध्य, मैक्सिको और US के मध्य। उस रिवर का क्या नाम है, तो उस रिवर का नाम है, क्या नाम है इसका, इस रिवर का नाम है रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रैंड रिवर। तो याद रखिएगा, क्या पता फिर कहीं और पूछ ले। तो ये हो गया। और कुछ छोटे छोटे आइलैंड मतलब कि छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं इसमें ये आप देखेंगे, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं अब काफ़ी छोटी हैं, बताऊं या ना बताऊं, चलिए एक बार बता ही देते हैं, ऐसा क्या जा रहा है, कुछ तो बता ही देते हैं। जैसे वैसे इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से तो प्रॉब्लम होगी, और जो अन्य मैप लगाए हैं देख लेते हैं, क्या पता जो दूसरे मैप हैं उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मिला हुआ है, पहले से ही लगा के हम रखे हुए हैं, तो ये देख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है, ना तो कनाडा का कब्जा है ना US का। ग्रीनलैंड पे एक बहुत ही छोटू सा देश है डेनमार्क, उसका कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पे। डेनमार्क अपने आप में इतू सा है और कब्जा उसने इतने बड़े आइलैंड पे करके रखा है। तो हम देखते हैं, ये अलास्का वाला रीजन यहाँ दिख रहा है आपको, ये US का रीजन है, लेकिन मतलब इसके साथ बॉर्डर इसकी नहीं लगती है US के साथ, और है ये अलास्का US का ही। पहले US का ये नहीं था, पहले तो ये रसिया का था, अभी जो है लेकिन ये इसी का है। और वो जो 5 झीलों के बारे में आपको बता रहे थे, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बैफिन बे है, ये हमने बता दिया। बैफिन बे नहीं बताए थे शायद, या बताए थे, नहीं बताए थे, फिर भी देख लीजिए, अगर बताए थे तो अच्छी बात है। यहाँ पे है आपको मिल जाएगा हडसन बे, यहाँ आपको लैब्राडोर सी मिल जाएगा, और ये गल्फ ऑफ अलास्का है। बेरिंग जो ये बेरिंग सी है, यहाँ पे आपको बेरिंग जल संधि भी मिल जाएगी। यहाँ चूकी सागर है और यहाँ बेरिंग सी है, इन दोनों के मध्य में आपको यहाँ एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। और इसके साथ यहाँ इसकी जो सीमा है, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसके वेस्ट साइड में आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा, ईस्ट साइड में आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। और रियो ग्रांडे रिवर इन दोनों के मध्य सीमा बनाती है, ये बात भी हम आपको बता ही चुके हैं कि एक रियो ग्रांडे नामक रिवर है, ये किनके मध्य सीमा बनाती है, तो US और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। अब हम देख लेते हैं ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इनके बारे में। एक और बात है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिटी है, सिटी दैट मीन्स एक देश ही है, पनामा इसका नाम है। और यह पनामा से एक मतलब यहीं पे एक नहर है, और ये जो नहर है इसका नाम भी है पनामा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो बॉर्डर दिख रही है आपको, यहाँ कौन सा जो है वो स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंट, तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मध्य में एक नहर है, उसका क्या नाम है, पनामा नहर। नहर क्या कहेंगे, पनामा स्थल संधि है दरअसल वो, मतलब कि एक स्थल, यहाँ पे एक स्थल को काट करके बनाया गया है, जो भी है कुल मिला के ये पनामा स्थल संधि से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बस इतना जानिए। तो देख लेते हैं जो मतलब छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये वाली जो आप कंट्री देख रहे हैं ये कौन सी है, तो ये ग्वाटेमाला है, ये एकदम छोटू सा आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, ये है एल सल्वाडोर। और साथ में यहाँ आप देखेंगे अभी बेलीज की यात्रा पर गए थे हमारे, मतलब कि कौन गया था, राष्ट्रपति गए थे या प्रधानमंत्री गए थे, जो भी गया था देख लीजिएगा, कोई यहाँ यात्रा पे गया था तो देख लीजिएगा इसको। और ये जो आप देखिए ये है हमारा होंडुरास, यहाँ आपको मिल जाएगा निकारागुआ, ये एकदम छोटू सा मतलब दिख रहा है कोस्टारिका, और इसके नीचे आपने अभी हमें आपको बताया पनामा। और इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे ये जो कंट्री दिख रही है ये कौन सी है, ये क्यूबा है, और क्यूबा को याद रखिएगा क्योंकि ये शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है। और ये है जमैका, और ये आप देखिए ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, और इसका क्या नाम है, इतने छोटे छोटे से कंट्रीज़ हैं, इसका नाम है प्यूर्टो रिको। और इसके साथ ये देखिए एक आइलैंड है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो को। तो और अब हाँ, ये है हमारा
जो कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एक बार उत्तर प्रदेश पीएसएम से पूछा गया था, उसका मैप नहीं लगाया हुआ है तो अब इसको नहीं देखेंगे। वैसे भी ये मैपिंग की क्लास है भी नहीं, तो हम मैप में ये तो जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, वैसे थोड़ा कम समझ आता है। तो हमने देख लिया, ये आप देख लीजिएगा। एक और चीज़ है, बता देते हैं, जैसे जो ये आप देख रहे हैं, इसकी जो बॉर्डर है, ये देखिए कितना कटा फटा सा है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में दंतुरित जो तट रेखा है वो किसकी है, तो वो कनाडा की है। देखिए कितना ज़्यादा कटा फटा है। और जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसमें आपको कोई भी ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जो लैंडलॉक्ड हो, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ लूसेंट में बताया गया है हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। थोड़ा पेन आप मोटा कर लेते हैं, इतना भी मोटा नहीं चाहिए। हाँ, तो देखते हैं, इन्होंने बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका टोटल क्षेत्रफल इन्होंने इतना सारा बताया हुआ है, अपना देख लीजिएगा। हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र, टोटल इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने 29 कंट्रीज़ बताई हैं। और जो अमेरिका है, इसकी खोज के बारे में बताया जा रहा है कि 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। तो ये दरअसल आ रहे थे भारत देश को खोजने, भारत को खोजते खोजते इन्होंने अमेरिका देश की खोज कर दी, तो इसी वजह से अब इनके नाम पे ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने अमेरिका की खोज की। और उसके बाद इन्होंने इसको क्या कहा, तो इसको नई दुनिया कहा। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, इसको क्या कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है। हम देखते हैं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। और जो उत्तरी अमेरिका का नाम है वो अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक एक साहसी यात्री के नाम पर रखा गया है, अमेरिका। अगर हम देखें तो ये जो मतलब कि दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, वो जो मैं बता रही थी ना, पनामा स्थल संधि, उसी से नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। अगर हम देखें कि जो स्थल संधि है वो एग्जैक्टली होती क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि दो भूभागों को मिलाने वाली, यानी कि दो स्थल खंडों को मिलाने वाली भूमि की एक छोटी सकरी सी जो पट्टी होती है, छोटी नहीं कहेंगे, हो सकता है बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन पतली होती है कुल मिलाकर के, तो एक सकरी पट्टी होती है। जो पनामा स्थल संधि है वो उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करती है। तो जो नॉर्थ अटलांटिक है इसको पैसिफिक ओशन से अलग करती है। कौन, तो पनामा स्थल संधि। जो पनामा नहर है, पनामा नहर इसी स्थल संधि को काट करके बनाया गया है। आगे देखते हैं, जो उत्तरी अमेरिका है यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहते हैं। और जो एस्किमो हैं, इनके घर के बारे में बताया गया है कि इनका जो घर होता है वो बर्फ़ का बना होता है। एग्जैक्टली जब बर्फ़ में ही रह रहे हैं तो क्या घर जो है ये ईंट पत्थर का बनाएंगे, तो इनका जो घर है वो बर्फ़ का बना होता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसे इग्लू कहा जाता है। ये लोग एक कुत्ता का उपयोग करते हैं, रेंडियर जो है गाड़ी बनाते हैं, रेंडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं स्लेज नामक गाड़ी को खींचने के लिए। तो आगे चलते हैं, सील मछली की जो खाल होती है और हड्डी से क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं। इस नाव को क्या बोला जाता है, तो इस नाव को कयाक कहा जाता है। इन्हों के द्वारा एक यूज़ किया जाता है हथियार जिसका नाम होता है हार्पून। और ये सब बातें किसके बारे में की जा रही हैं, एस्किमो जनजाति के बारे में। यह जो एस्किमो जनजाति है ज़्यादातर आपको ग्रीनलैंड वाले एरिया में मिल जाएगी। जो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है वो माउंट मैकिनले है, 6194 मीटर, अलास्का में आपको मिलेगा। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इन सब के बीच ये कहना तो भूल ही गए कि आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो लोग नाग पंचमी मनाते हो उनके लिए नाग पंचमी की शुभकामनाएं, जो नहीं मनाते हो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो मनाया जाता है भाई। दिन भर सुबह से जब से उठो इतना काम पड़ जाता है, गुझिया बनाने में इतनी दिक्कत होती है, और मैं तो अकेले हूँ तो मुझे तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। आज तो लग रहा था वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, पर फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम पर्वत शिखर है वो माउंट मैकिनले है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये अलास्का में मिल जाएगा। और ये सारी लोकेशन इसीलिए दिखा दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। या एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हो गया। अगर हम देखें, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, यहाँ पे आपको न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय जो भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रैंड बैंक कहते हैं। और ये जो ग्रैंड बैंक है ना, ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा मिलती है। जहाँ कहीं भी मतलब एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा मिलेगी, वो
फ़िश के प्रोडक्शन के लिए या फ़िश के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी जो है जगह मानी जाती है। वहाँ से बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं कनाडा की जो तटीय रेखा है, कनाडा की जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई विश्व में सबसे अधिक है और इतनी सारी इसकी लंबाई है, देख लीजिएगा। मुझे आंकड़े पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, यानी कि जो इसकी रेखा है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा लगती है। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इसके, हाँ दिखा देते हैं। जैसे ये जो हमारा अमेरिका मतलब कि पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्ट में कौन सा सागर है, तो ये है अटलांटिक ओशन। इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन और इसके जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। तो वही सारी चीज़ें नीचे आपको बताई जा रही हैं। और इसके साथ हम देखते हैं तट रेखा की जो लंबाई है, इसके मामले में दूसरा स्थान किसका है, तो नॉर्वे का आता है। तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो कनाडा की है। सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे, और नॉर्वे की लोकेशन भी मैंने बताई थी, ये यूरोप का है, यूरोप का एकदम नदर्न रीजन है। और अगर हमारे भारत देश में पूछ ले तो भारत देश में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। गुजरात जो हमारा राज्य है इसकी तट रेखा इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएस, इसके दक्षिण पूर्वी तट यानी कि मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पे जो चक्रवात चलते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है और टॉर्नेडो भी कहा जाता है। अगर हम देखें जो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है इसको क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इवन जो घास का मैदान है ना, हर साल उत्तर प्रदेश पीसीएस लगभग पूछता है। अब किसी साल भूल जाए तो अलग मैटर है, बाकी पूछता ही रहता है। आगे देखेंगे जो यूएस का डेट्रॉयट शहर है ये कार उद्योग यानी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और जो एक्रोन है ये विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वो कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। अगर हम देखें जो कनाडा है ये विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादित करने वाला देश है। और जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है, तो वो हो जाएगा कनाडा। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है। विश्व में ये सेकंड पोजीशन होल्ड किए हुए है। प्रथम पोजीशन पे तो कजाकिस्तान है, किसमें, यूरेनियम के उत्पादन और बेचने में। संसार में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा भंडार आपको ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में मिल जाएगा। और यहाँ का एक सुलीवन नामक खान है, ये विश्व की सबसे बड़ी किसकी खान है, तो सीसा और जस्ता की खान है। क्या नाम है इसका, सुलीवन खान। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपी जो मतलब पीसीएस होता है उसमें, तो देखते चलिएगा। निर्माण प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जस्ता और सीसा संबद्ध रूप में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो सीसा और जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज। जो यूएसए है ये विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। और विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर वॉइस में आज कुछ प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है। कल आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत खी खी करके मोबाइल मतलब आवाज़ आ रही थी। तो आज हम ईयरफोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक में पता नहीं क्या हो गया, वो बेवजह टी 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 कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जो क्यूबा है उसको द्वीप, ये जो क्यूबा द्वीप है इसको गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आगे देखें तो जो जमैका है वो केला के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और मैक्सिको का जो तट है ये कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है, जबकि जो नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको है ये वर्ल्ड में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो याद रखिएगा इसको। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके मोंटाना राज्य में बूटे नामक खान है और ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। क्या नाम है इसका, मोंटाना राज्य की है बूटे खान। जो मैक्सिको का तट है ये कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। ये सारी बातें हमने देख ही ली। अगर आगे देखें तो कनाडा का वुड वेफोलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये अल्बर्टा प्रांत में आता है। तो जो कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वुड बुफेलो नेशनल पार्क और ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। जो नॉर्थ अमेरिका है इसके न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन भी है
और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है, जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वत माला के निकट अवस्थित है। तो जो रॉकी पर्वतमाला है इसके बारे में तो नहीं बताया, जो ये जो रॉकी पर्वतमाला है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, दूसरी लंबी पर्वतमाला है। और सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, तो सबसे ज़्यादा लंबी आपको भी मिलेगा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक मतलब कि आपको दिखेगी एक पर्वतमाला जिसका नाम है एंडीज़, तो वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और आगे देखते हैं, विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ मिलेगी आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। और न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, इसका नाम क्या है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और ये कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित जो लेक सुपीरियर है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, इसको हमने देख ही लिया। और यूएस के पश्चिम भाग में नमकीन पानी की एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ये भी हमने देखा, और यूएस के यूटाह राज्य में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक नहीं, शायद ग्रेट साल्ट लेक हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने तो कनाडा की झीलें देखी थी। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है ये देख लीजिएगा, यूएस के पश्चिमी भाग में है, और ये नमकीन पानी की झील है, और ये यूएस के यूटाह राज्य में मिल जाएगी आपको। जो सेंट लॉरेंस नदी है ये झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। अब चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कोई मैपिंग की क्लास नहीं है कि आपको एक एक चीज़ बताई जाए, आप लोग इसको खुद से मैप में लोकेट करिएगा। अगर हम एक एक चीज़ मैपिंग में सब कुछ बताते चलेंगे तब तो हो गया, फिर हम लोग बुक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे कुल मिलाकर, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है बुक को कंप्लीट करते हैं। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, तो इसको तो मैंने आपको मैप में दिखाया ही है, इसको देख लीजिएगा। और ये कहाँ आपको मिलेगा, तो यूएस और कनाडा की बॉर्डर पे मिल जाएगा। तो जो लेक ही है यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको मिलेगा मतलब कि जलप्रपात ये भी वहीं पे मिलेगा। और आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। तो ये जब जलधाराएं हम लोग देखेंगे तो मैप में देखेंगे उसको, वहाँ पे पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व में गेहूं की जो मंडी है इसके नाम से विनिपेग जो कि कनाडा में है ये विख्यात है। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार हैं जिसमें आपको मिलेगा कोलोराडो और मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार जो है, और कौन सा, कोलोराडो का पठार। आगे देखते हैं, जो रॉकी पर्वत है इसकी श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तो जो रॉकी पर्वत है इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, कास्केड हैं, सियरा नेवादा हैं, और कोस्ट रेंज तथा सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स नगर है ये वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। हॉलीवुड, जो आप बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा हॉलीवुड का, तो ये यहीं पर है, अपने यहाँ तो बॉलीवुड चलता है। और जो सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पे सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। और जो केप कैनावेरल है, केप कैनावेरल ये जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएस के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। और शिकागो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जातियों में आपको मिलेगी रेड इंडियन जो कि मैक्सिको में है, और इसके साथ साथ नीग्रो, और ये जो नीग्रो है ये पश्चिमी द्वीप समूह पर मिल जाती है। आगे देखते हैं, संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये न्यूयॉर्क बंदरगाह है, और वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने इसको बनाया था। अगर हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क, ये विश्व का प्रथम उद्यान है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये बन सकता है। आगे देखते हैं कि यूएस में स्थित है एरिजोना, और ये तांबा उत्पादन के लिए वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है मिशावी की खान। जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, और यहाँ पे जो इस्पात है वो मतलब कि कोयला पिट्सबर्ग से, और जो लौह अयस्क है ये मिनेसोटा की खान से प्राप्त किया जाता है। तो जो मिनेसोटा की खान यहाँ से लोहा, और पिट्सबर्ग से कोयला जो है उत्पादित किया जाता है। आगे देखेंगे, जो मिनेसोटा की खान है और पिट्सबर्ग इनके बीच में नौ परिवहन का जो सर्वोत्तम मार्ग है ये ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। और आगे देखते हैं कि जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स इससे पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है।
और ओहिया, मोनी घेला और जो एल्धनी नदियां हैं इस उस्पात उद्योग को जल प्राप्त मतलब कि जल प्रदान करती हैं। और जो ग्रेट लेक्स है इसके नाम हैं, हमने देखा ही ग्रेट लेक्स के नाम हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड ईरी। तो 5 लेक्स हैं। बहुत सारे लोग इसको होम्स करके याद किए हुए हैं, आपका भी मन करे तो होम्स करके याद कर लीजिए, बाकी तो जो है बता ही दिए कि सबसे बड़ी खान है ये कहाँ है, तो संसार में सबसे बड़ी सोने की खान है ओंटारियो। और ये कहाँ मिलेगी, तो कनाडा में। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ़ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान है, इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। जो ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये यूएस में मिल जाएंगी। और जो हवाई द्वीप समूह है ये आपको यूएस की राजधानी मतलब कि यूएस की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। अरे भगवान रे, कुछ अजीब ही है। हवाई द्वीप समूह यूएस की जो मतलब कि हवाई द्वीप समूह यूएस की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। तो कुल मिला के ये बता रहे हैं कि जो हवाई द्वीप समूह है वो यूएस की जो राजधानी है उसी पर मतलब कि हवाई द्वीप पर जो यूएस की राजधानी है वो स्थित है। और उसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो होनोलुलु ओआहू द्वीप आते हैं। आगे देखते हैं, जो पनामा नहर है इसको 2 बंदरगाह जिसका नाम है कोलन और पनामा है। तो पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं पनामा नहर के बंदरगाह, कोलन और पनामा। तो पनामा तो याद ही रहेगा, कोलन याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है ये फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, यानी कि जो क्यूबेक प्रांत है कनाडा का, वहाँ पे जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज प्रेफर करते हैं या बोलते हैं, और इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो भाई जब सारे लोग कनाडा में अंग्रेजी बोलेंगे और कुछ एक विशेष क्षेत्र के लोग फ्रेंच बोलेंगे तो उसको देश एक अलग देश ही तो लोग मान लेंगे, इसी वजह से उसको देश का मतलब देश के भीतर देश का दर्जा प्राप्त है। किसके, तो कनाडा के क्यूबेक प्रांत को। अगर आपसे पूछ ले कि जो पॉपुलेशन है उसकी दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको सिटी। और यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृतक घाटी है यानी कि डेड वैली, ये अभिनति घाटी यानी सिंक्लाइंड वैली के उदाहरण हैं। ये जो डेथ वैली है ये किस घाटी का उदाहरण है, तो ये अभिनति घाटी यानी सिंक्लाइंड वैली का उदाहरण है। जो मृतक घाटी है यहाँ पे जो समर टाइम है उसमें टेम्परेचर 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ये तो रहा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं एक बार फिर कहूँगी कि ये मैपिंग की क्लास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि एक एक चीज़ मैप में लोकेट कराई जाएगी, नहीं। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो बताना हमारा फ़र्ज़ है, तो इस वजह से बता देते हैं। और वैसे भी थोड़ा बहुत अगर मैप का सहारा लिया जाए तो चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में फिक्स रहती हैं। आगे देखते हैं अब हम अपना क्या, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका से इवन मतलब पीसीएस जो है ना, यूपी पीसीएस, वो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता। जैसे कि यूपीएससी पूछता है वो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछता है, तो उसका तो लेवल ही अलग है। लेकिन जो यूपी पीसीएस है वो भी पूछता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही उसका दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ भी पूछ ले रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो फेमस चीज़ें हैं वही पूछता है। जैसे कि एक बार पूछा था, जो एक बार का मतलब है कि 2022 की ही शायद ये 2022 का ही क्वेश्चन है, उसमें पूछ लिया था कि जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी केवल 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, बाकी तो सबका किसी न किसी साइड से आप देखेंगे कि किससे, तो जल क्षेत्र से सीमा लगती ही है। तो उसमें पराग्वे और बोलीविया इसका राइट आंसर था, जो कि मैंने गलत किया था क्योंकि मैंने उरुग्वे और बोलीविया लगाया हुआ था। आगे देखते हैं, आगे देखने का मतलब सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, बहुत छोटा सा मतलब बहुत थोड़ी सी कंट्रीज़ ही हैं, लगभग 13 देश हैं, तो इनको देखते हुए चलते हैं, काहे छोड़ दें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो सबसे बड़ी जो कंट्री आपको मिलेगी तो सबसे पहले हमें वही देखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैप बन रहा है आपके सामने इतना प्यारा सा, ये कोई और नहीं, ये सबसे बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील। तो कौन सी कंट्री है ये है ब्राज़ील। और
लगभग जितने भी देश हैं साउथ अमेरिका में, उसमें ये सबके साथ सीमा साझा करता है। बस आपको 2 ही कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगी जिसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती, और वो कौन से 2, मतलब कि दुर्भाग्यशाली कहना चाहिए या सौभाग्यशाली, जो भी आप कहें, उसमें आपको मिलेगा चिले और दूसरा मिल जाएगा इक्वाडोर। तो पहला तो है चिले और दूसरा है इक्वाडोर। यही 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है, और टोटल 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, उसको भी मैंने आपको बता दिया, बोलीविया एंड पराग्वे। तो चलिए सारी कंट्रीज़ का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा ये है ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील। ओहो, इतना छोटू सा लिखा हुआ है, वैसे तो पता ही है, वैसे ही बता देती हूँ, थोड़ा जूम ही कर देते हैं, क्या रहा है मेरा। तो सबसे पहले आपने देखा ये है ब्राज़ील, और ये आपको मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ मिलेगा फ्रेंच गुयाना, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सूरीनाम, और इसका नाम है गुयाना। तो एक मतलब जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में सुना होगा फ्रेंच गुयाना, तो ये यहीं पे है, यही है वो लोकेशन। और हम देख लेते हैं ये जो फ्रेंच गुयाना है और गुयाना है, इनके मध्य में, मतलब ये दोनों आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इनके मध्य में कौन है, तो सूरीनाम है। तो हमने देखा पहला ब्राज़ील, दूसरा देखा हमने फ्रेंच गुयाना, तीसरा हमने देखा सूरीनाम, चौथा हमने देखा गुयाना, 5वां कौन सा है, तो 5वां है वेनेजुएला, छठा आप देख रहे हैं कोलंबिया, 7वां कौन सा है, 7वां है इक्वाडोर, 8वां आप देखेंगे पेरू, और 9वां है बोलीविया। अब तो कट जाएगा, 9वां हो गया बोलीविया, और जो 10वां है हमारा उसको देख लेते हैं। तो 10वां कौन सा है, 10वां हो जाएगा पराग्वे, 10वां है पराग्वे, 11वां है उरुग्वे, 12वें पे आप देखिए अर्जेंटीना, और 13वें पे देखिए चिली। कुछ लोग इसको चाइल बोलते हैं, तो आप चाहे चाइल बोलें, चाहे चिली बोलें, चाहे मिर्चा बोलें, आपका जो मन करे वो बोलिए, मैं तो इसको चिली ही बोलती हूँ। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें, तो आपने देखा सबसे कम कंट्रीज़ आपको किस में मिल रही हैं, अभी तक जो हमने देखा उसमें आपको सबसे कम कंट्री वाला जो कॉन्टिनेंट मिला है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। टोटल 13 देश हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सब वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है, मतलब लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी, उसका नाम है अमेज़न रिवर। वो आपको कहाँ मिलेगी, तो यहीं ब्राज़ील में ही मिल जाएगी। और एक मतलब कि जो पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाला वर्षा वन है, अमेज़न वर्षा वन, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो भी यहीं पर मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं। और एक पॉइंट और बता देते हैं, यहाँ पे जो है इसको एक मतलब कि ट्रायंगल बनता है, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना के मध्य एक ट्रायंगल बनता है। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है या ये पॉइंट है। यहाँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। तो ये है लिथियम ट्रायंगल। और आगे हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो एक क्या और बता दूं इसमें, ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, इसको देख लीजिए, ये फॉकलैंड आइलैंड है। और यहाँ पे एक मतलब जल संधि है, जिसको हम जल संधि वाले रीजन मतलब की क्लास में देखेंगे। और उसी जल संधि से इसका जो है सीमा लगने लगता है किसके साथ, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके साथ इसका जो है सीमा लगता है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लगभग सभी कुछ बता ही दिए जो कुछ इम्पोर्टेंट था। तो चलिए देख लेते हैं जो बताया गया हो हमें किसमें, अपने लूसेंट में। तो ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। अब जैसे इन सब की जो है कंट्रीज़ का जो मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं उनका कैपिटल पूछ सकता है, तो आपके लिए देखिए मैंने लगा दिया है, आपका मन करे तो देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गया, ये जो आप एक पॉइंट देख रहे हैं बोलीविया और पराग्वे के मध्य, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे लेक नहीं दिख रही है, ऊपर शायद दिख रही होगी, यहाँ भी नहीं दिख रही है, और कोई मैप भी नहीं लगाया मैंने, है दिख रही है, ये देखिए, गलत जगह तो हम आपको बता ही रहे थे, इसी वजह से दिखी नहीं। ये आप देखिए, ये जो आइकॉन दिख रहा है ये लेक का आइकॉन है, और ये पराग्वे नहीं, पेरू और बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया के मध्य में ये जो लेक दिख रही है ये कौन सी है, तो ये है लेक टीटीकाका। ये देखिए लिखा भी है, ये है लेक टीटीकाका। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो है लेक है, जहाँ पे नाव चलती है, यानी कि नौगम्य
लेक है सबसे ऊंचाई पर स्थित, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य लेक कौन सी है? तो लेक टिटिकाका है और इसको हनीमून लेक भी कहा जाता है। हनीमून लेक भी इसे कहा जाता है। किसके मध्य है? किसके मध्य नहीं, किसके बॉर्डर पे है? तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी। और ये देखिए अमेज़न रिवर भी देख लीजिए, ये अमेज़न रिवर जो है ये अमेज़न रिवर ही है। तो हो गया, सारी चीज़ें देख ली हैं। अब चलिए देखते हैं क्या कुछ बताया गया है आपको लूसेंट में। और ये सारे मैप मैंने गूगल से लिए हुए हैं, गूगल करके आप भी चाहें तो बहुत सारे मैप अवेलेबल हैं, कुछ भी लेकर के देख सकते हैं। तो हम देखते हैं जो दक्षिण अमेरिका है इसका अधिकांश विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में मिल जाएगा और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर है, प्रशांत यानी कि पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच अवस्थित ये महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप मिलता है, जो यानी कि जो टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है ये मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है और इसका जो दक्षिणतम सिरा है उसको क्या कहते हैं? हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका देश जो है वो ब्राज़ील की सीमा यानी कि दक्षिण अमेरिकी कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील, इसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके शेष जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ साझा होती है और ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश हैं, तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित है यानी कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के जिन देशों से होकर के गुजरती है वो आपको बताया जा रहा है। उसमें कौन कौन आएगा? इक्वाडोर आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा और ब्राज़ील आ जाएगा। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलीविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका मतलब कि 3811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये बोलीविया पठार भी यहीं पर स्थित है। और साथ में जो मराकाइबो लेक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेक मराकाइबो, इसको मैंने बता दिया होता उसी में तो ठीक था। ये झील जो आपको कहाँ मिलेगी? तो ये उत्तर पश्चिमी वेनेजुएला में एक लगून लेक है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, लेक मराकाइबो, क्योंकि ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली जो नदी है अमेज़न नदी, ये विश्व में अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी भी है। तो वैसे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है जो लेक विक्टोरिया से निकलती है और ये है कहाँ लेक विक्टोरिया? तो आपको मिल जाएगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वैसे आज मेरा मन था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक दो क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो रिफ्ट वैली है उसको बता देती, लोकेट करा देती, और जो स्वेज नहर है उस पर कुछ और छोटे छोटे कनाल वगैरह बनाए गए हैं उसको बताना था, पर जाने दीजिए, स्किप हो गया, फिर किसी दिन बताएंगे, मैपिंग ख़त्म होने के पहले ही बता देंगे। आगे देखते हैं कि ये जो नदी है ये नदी बेसिन, तो यह जो नदी बेसिन है ये ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार है उसका नाम क्या है? मेनियोक, और इसे कसावा भी कहा जाता है। ये जो है जो कसावा है ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो लोग एक घर बनाते हैं जिसका नाम है मलोका, और उसकी छत कैसी होती है? तो उसकी छत जो है वो तीव्र ढलान वाली होती है, होनी भी चाहिए क्योंकि वर्षा वन है वहाँ, और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो भूमध्य रेखा गुजरती है तो जाहिर सी बात है कि ढीली पानी बरसता होगा। तो अगर मतलब कि तेज ढलान वाली छत नहीं होगी तो फिर वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? पानी ही भरा रहेगा। आगे देखते हैं अमेज़न बेसिन का जो परजीवी पौधा है इसका नाम क्या है? ब्रोमिलाइड, और ये एक विशेष प्रकार का पौधा है और ये अपनी पत्तियों में जल को संचित कर रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। बहुत सही। आगे देखते हैं जो मांस खाने वाली पिरान्या मछली है अमेज़न नदी में पाई जाती है। टूकन और गुंजन ये अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो टूकन और गुंजन पक्षी हैं ये आपको अमेज़न बेसिन में मिल जाएंगे।
ब्राज़ील में अमेजन नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बबीना बांध। बहुत ज़्यादा बांध होने से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसके जलाशय में अमेज़न द्रोणी को 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन डूब गए हैं, और साथ में जो बायमिरी अतरोरी जनजाति है इनके लिए 1/3 लोगों का विस्थापन हुआ। और फिर जब विस्थापन होगा तो भाई जाहिर सी बात है, दुख तो होगा ही। आगे देखते हैं, ये जो वेनेजुएला है इसमें कैरो नदी है, इसको हम लोग मतलब कि जो कैरो नदी है ये ओरिनिको की एक सहायक नदी है। इस पर क्या स्थित है, तो जो वेनेजुएला की ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरो नदी, इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, और ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, 979 मीटर है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। और इसके साथ ये भी जानिए कि ये गुयाना पठार में स्थित है। जो दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा है, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है, ओजेस डेल सलाडो, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको एंडीज पर्वतमाला में मिल जाएगा। अरे हाँ, मैं आपको बता देती हूँ एंडीज पर्वतमाला है कहाँ एग्जैक्टली। तो ये जो आप वेस्टर्न साइड देख रहे हैं ना, ये जो आप वेस्टर्न साइड देख रहे हैं, यहीं पे आपको एंडीज पर्वतमाला मिल जाएगी। काफ़ी लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, यही साइड आपको मिलेगी। और तो हमने यहाँ तक देख लिया, ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आगे देखते हैं, जो दक्षिण अमेरिका का वर्षावन है उसको स्थानीय नाम जो दिया गया है उसका नाम क्या है, सिल्वास है। और दक्षिण अमेरिका का जो अमेज़न द्रोणी है इसके वनों को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे मतलब इनका ये जो वन है वहाँ पे आपको वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिल जाती है, मतलब कि। तो हमें ऐसे जानना चाहिए जो सबसे हल्की लकड़ी संसार की है वो कौन सी है, तो ये है वाल्सा। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं, तो मोंटाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, रिया जो है वो ना उड़ सकने वाली पक्षी है, जैसे कीवी है ना, नहीं उड़ती है, उसी तरह से जो रिया है वो भी नहीं उड़ती है। तो रिया क्यों उड़ेगी भाई ऐसे याद रखिएगा, रिया काहे उड़ने लगी। आगे देखते हैं, जो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह, तो ये बता रहे हैं कुल मिला के, जैसे अफ्रीका में शुतुरमुर्ग पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है, तो ये लोग भी उड़ नहीं पाते हैं लेकिन पक्षी वर्ग में आते हैं। वैसे ही साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ आपको रिया नामक एक पक्षी मिलेगी जो कि उड़ नहीं सकती है। प्यूमा और जगुआर, तो ये बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति है जगुआर, जो कि अपने भारत देश में नहीं पाई जाती है। बता रहे हैं प्यूमा और जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है, और ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले जो अन्य जीव हैं उनका शिकार करते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला है उसके सबसे ऊंचे भाग में, यानी कि उसका जो ऊंचाई वाला भाग है उसमें लामा पाया जाता है, और ये जो लामा है वो बोझ ढोने का काम करता है या बोझ ढोने के काम आता है। और ये जो ग्वानको देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थलवा में पाया जाता है। और जो ये महादेश है, यह महाद्वीप या इस महाद्वीप का बोलीविया है, जो उस राज्य की राजधानी क्या है, तो उस राज्य की राजधानी है लापाज, यानी कि जो बोलीविया कंट्री है इसकी राजधानी है लापाज। और जो लापाज है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और यहाँ देखेंगे कि जो मतलब कि रियो डी जेनेरियो है ब्राज़ील की राजधानी, ये सबसे बड़ा नगर है इस महादेश का। दैट मीन्स ये जो कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं उसमें रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील की राजधानी है वो सबसे बड़ा नगर या शहर है। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया का जो पठार है वो स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं, तो हो गया। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है यहाँ पे विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं, पंपास। तो मैंने एक टीचर से पढ़ा हुआ था, उन्होंने बताया था कि जो है अर्जेंटीना को पंप दो, इस वजह से आज तक मुझे याद है। आप भी अगर ऐसे याद रख सकते हैं तो याद रखिए कि अर्जेंटीना में पंपास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना को पंप दो पंप दो, दैट मीन्स हो सकता है उसको अस्थमा टाइप का कुछ हो। आगे देखते हैं, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। जो पंपास क्षेत्र है इसमें पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है।
अब आगे देख लेते हैं। अल्फाल्फा नामक घास उगाई गई। फिर हम देखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका का वन है, इन वनों से आपको रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो ब्राज़ील है वो रबड़ के पेड़ का जो ब्राज़ील है वो रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना जो है वो सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है और विश्व में इसका जो मतलब कि सूरजमुखी के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। मैंने एक चीज़ देखी है, जो नई वाली बुक है वो मतलब कि बहुत अच्छी भी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके पेज वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरी बात, जो वर्तनी का अशुद्धि है ना, वो इसमें बहुत कम हुई है। जैसे पुराना जो एडिशन था उसमें वर्तनी की बहुत ज़्यादा अशुद्धि थी। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। इसके पहले हमने देखा था ना, जो कोट डी आइवर था वो कोको उत्पादन में अफ्रीका में, वैसे ही जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कोको का उत्पादन करता है और कोको से चॉकलेट बनाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील है वो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के जो कहवा के बागान हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो फजंडा कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और साथ में दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है और विश्व में इसका प्रथम स्थान है। एक भाई ने कमेंट किया था कि ये केवल बुक पढ़ने से क्या होता है, मतलब खुद कुछ बताना चाहिए। मेरे ख्याल से वो कुछ देखते नहीं हैं, आते हैं केवल कमेंट करके जाते हैं। उनको हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देना होता है। इवन उन्होंने ये तक बता दिया कि उनको तो पूरा का पूरा बुक, जो लूसेंट की बुक है, पूरे की पूरी रटी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई बुक को पूरी की पूरी बुक कैसे रट लिया है। मतलब इतना ज़्यादा रटने वाली जो काबिलियत है अभी तक बची हुई है, ये सारी काबिलियत तो बच्चों में होती है। अब मान लिया कि ठीक है, ये सब जो कुछ उसमें दिया हुआ है पीछे साइड हमने देखा, जो मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह में कुछ चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब सूत्र वगैरह। तो क्या हर चीज़ केवल रट के ही बैठ गए हैं? क्या रटने से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी? मुझे तो नहीं समझ में आता। और मुझे तो इसी में ही बहुत डाउट है कि कैसे उन्होंने पूरी की पूरी बुक रट ली है। ठीक है, सबका अपना अपना टैलेंट है। आगे देखते हैं। जो चिली है उसमें एक मतलब की खान है, तांबे की खान है, और ये कहाँ मिल जाएगी, इसका नाम भी जानना चाहिए हमें। तो चुकीकामाता, ये चिली की तांबे की खान है और ये आपको दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मिलेगी और इसे विश्व की तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है और ब्राज़ील की जो अमापा खान है ये संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये जो खान वगैरह है ना, इनसे बहुत क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछता है भैया, बहुत सर दर्द कराता है वो। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का मतलब कि सर्वाधिक जो मक्का उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है और सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। सर्वाधिक तेल उत्पादक कौन है, तो ये वेनेजुएला है। और कोलंबिया सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, चिली। तो जो सर्वाधिक तेल उत्पादक है उसमें आपको कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों मिल जाएगा। तांबा के उत्पादन में चिली टॉप पर है। केवल दक्षिण मतलब अमेरिका में ही नहीं, वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो चिली जो है वो तांबा के उत्पादन में टॉप पर है। आगे देखते हैं। जो एंडीज पर्वत है इसकी सबसे ऊंची मतलब चोटाई नहीं, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एकांकागुआ है और ये 6960 मीटर ऊंची है। आगे देखेंगे। विश्व मतलब कि जो एंडीज है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। और एंडीज के उत्तर पश्चिम में हम देखेंगे अटाकामा मरुस्थल है और दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में। तो आगे देख लेते हैं। जो उत्तरी चिली है यहाँ पे क्या स्थित है, यहाँ पे अरिका स्थित है और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मतलब कि अरिका जो है ये भी आपको एंडीज के ही ऊपर आसपास में मिलता है और ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। कौन, तो मतलब कि अरिका, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो अरिका है ये वर्ल्ड का सबसे शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना में हम देखेंगे कि विशाल पशु फॉर्म जिसको एक्टांशिया और यहाँ के जो पशुपालक हैं उन्हें ग्वांको कहा जाता है। तो विशाल पशु फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्टांशिया, और जो पशुपालक हैं इन्हें ग्वांको कहा जाता है। जो अटाकामा मरुस्थल है वहाँ पे आपको नाइट्रेट के भंडार मिलेंगे जहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। आगे देखते हैं। विश्व में कहवा का जो पात्र है ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी कौन सी है, तो ये साओ पोलो है। हमारे यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बहुत बारिश हो रही है आजकल।
आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पट्टन कौन सा है, वो है संटास। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका नाम है चौको का मैदान। आगे देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका का जो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है वो कौन सा है भैया, पेरू है। और विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक कौन है, तो अर्जेंटीना है, यानी कि अर्जेंटीना है। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, तो ये कौन सा है, तो ये मिड चिली है। अब कुछ लोग चाइल बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो उष्ण मरुस्थल है ये कौन सा है, ये पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का जो सैंटोस बंदरगाह है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। और जो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है ये कौन सा है, उरुग्वे है। और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कल बताया था अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। तो कुल 2 ही है, उसमें भी देख लीजिएगा कि बोलीविया ज़्यादा बड़ा है। आगे देखते हैं इक्वाडोर का एक गैलापागोस द्वीप है जो ओलिवर रिडले टर्टल, इसे ओलिव रिडले टर्टल कहते हैं, इनका प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। तो ये जो ओलिव रिडले टर्टल है ना, ये जो अपना उड़ीसा है उसके गहीर माथा बीच पे भी आते हैं अपना मतलब प्रजनन करने के लिए, अपना अंडा बच्चा देने के लिए। आगे देते हैं दक्षिणी जो अमेरिका है इसके पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं, गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये रही भैया आज की अपनी क्लास। अभी हमको गुजिया वजिया बनानी है, तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जाइए आप लोग भी गुजिया बनाइए, खाइए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी लूसेंट के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। और हाँ, मैंने और भी जो वीडियोस बनाई हैं उनको ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मेरा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस जिसमें हम कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2015 से लेकर के 2023 तक जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन PYQs हैं, इन्हें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा ही है, 27 अक्टूबर ही तो है शायद, 27 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। तो ये एग्ज़ाम है, अगर हम लोग उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको हेल्प ही मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी एंड बाय बाय।